कि क्या फिलिस्तीन को आजाद करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्या नई सियासी हिकमत अमली पर अमल करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्या अब वो जो बाइडेन की जो पॉलिसी थी या अमेरिका का जो मिजाज है उससे हटकर काम करेंगे, क्या मंसूबा क्या है उनका, और अगर फिलिस्तीन को आजाद करते हैं तो इसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिलेगा। इस पर भी हमने शौकत भारती साहब से बातचीत की और उन्होंने जो जवाब दिया है वो भी सुनने लायक है। सुनिए जरा। नहीं है। लेकिन लेकिन और अल्लाह करे शौकत भारती साहब आपकी बात सही है, लेकिन एक मैच्योरिटी देखी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन के दौरान ही, क्योंकि जिस तरह का इलेक्शन जीते थे, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आए थे, नई सियासी पॉलिसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप आए थे और उन्होंने कहा था कि हम जो है यहाँ पीस करवा देंगे। तो एक जहन चेंज हुआ था, हालांकि आने के बाद वो फिर डिक्टेट करने लगे थे, लेकिन लग रहा है उनके मुशीरों ने समझाया कि अगर ये करोगे तो फिर तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, जो बाइडेन के राह पे चलना तुम्हारे लिए खतरनाक है। तो जो पहली बात आप कर रहे हैं अभी, खास तौर से मैं 4-5 साल में जो बाइडेन के दौर की, तो एक तब्दीली हम लोग भी यही समझ रहे थे कि एक तब्दीली डोनाल्ड ट्रंप में आ रही है। तो वो तब्दीली, एक बात ये भी चल रही है कि ये बहुत जल्द, मतलब ये खबरें जो है गश्त कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिलिस्तीन को एक आजाद रियासत के तौर पर भी अब एक्सेप्ट करने जा रहे हैं और ऐलान करने जा रहे हैं। ऐसी खबरें भी गश्त कर रही है, और वो इसलिए ताकि ये नोबेल इनाम जिसको कह लें कि ये लेना चाहते हैं, और ये पीस, क्या क्या इसमें सच्चाई है? कितनी बड़ी सच्चाई इसमें, क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, फिलिस्तीन का मसला तो अब हर हाल में हल होगा ही होगा। अब जाहिर सी बातचीत है, ये मसला भी बना इनके वजह से था, और अगर ये खत्म करना चाहेंगे तो चूंकि दुनिया चाह रही कि खत्म हो और इनके वजह से खत्म नहीं हो रहा था, तो अगर खत्म हो जाए तो बेहतर है। रह गई, ट्रंप ने वादा तो इलेक्शन में बहुत कुछ किया था, लेकिन आपने देखा कि इन्होंने उस वादे के ऊपर बिल्कुल अमल नहीं किया, और इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक जंग का माहौल छेड़ दिया। खुद इन्होंने अपने यहाँ जिस तरह से क्रैकडाउन किया है ट्रंप ने आने के बाद, फिलिस्तीन के मूवमेंट को और यूनिवर्सिटीज के बच्चों को उठाकर बंद कर दिया है। अपनी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की जो एड थी उसे इन्होंने बंद कर दिया है, लोगों को जेल के अंदर डाला है इन्होंने पूरी तरीके से। और जिस तरह से बुलाकर उसको बेंजामिन नेतन्याहू को रेड कारपेट वेलकम दिया था, जिस तरह से इनका बयान था कि 1 हफ्ते के अंदर तुम लोग हथियार डाल दो हमास से, वरना तुम्हें जहन्नम बना देंगे, जिस तरह से एआई का मैप बनाकर बताया था कि गजा को हमें खाली कराना है, जिस तरह का प्रेशर बिल्टअप कर रहे थे, क्या नाम है, जॉर्डन के किंग को बुलाकर इन्होंने डांटा था कि अपने यहाँ ले लो, मिस्र से कहा कि अपने यहाँ ले लो, सऊदी से कहा कि अपने यहाँ ले लो, जब शिफ्ट कराने की बातचीत कर रहे थे। और इसी बीच इनकी ट्रेड वार हो गई चाइना से, चाइना पे सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। अब चाइना ने भी इनके ऊपर सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने यूरोप के साथ अपने रिलेशन खराब कर दिए टैरिफ के अंदर। फिर इन्होंने कनाडा को कहा कि 51 स्टेट हमारी बन जाओ। फिर उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर जाके कहना शुरू कर दिया कि यहाँ के हमें नेचुरल रिसोर्सेस चाहिए, और उसके बाद उसके अंदर बात करना शुरू कर दी। यूक्रेन का और रशिया का ड्रामा करवाया कि सुलह करवा रहे हैं, और उसके बाद जेलेंस्की को बुला के डाटा वाटा, और बाद में क्या हुआ, सुलह को किनारे करने के बाद उनसे जो है रेयर अर्थ मिनरल का जो है एक मुआहिदा कर लिया। तो ये सब यूरोप को भी बुरा लगा कि साहब ये ट्रंप जो है, यानी ट्रंप ने ना यूरोप को छोड़ा, ना एशिया को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। एक ऐसा लग रहा था कि अब ट्रंप पूरी दुनिया को वर्ल्ड वार के दहाने के ऊपर, सारी दुनिया इनसे परेशान थी कि ये कर रहे हैं तो क्या कर रहा है। इवन वो एलन मस्क जो इनके साथ आ रहे हैं, उसकी टेस्ला कार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ इनके टैरिफ की वजह से। अमेरिकन का बहुत बड़ा बिजनेस बैठ गया। तो इनकी बात किसी ने नहीं मानी, सब इनके खिलाफ खड़े हो गए। चाइना इनके खिलाफ खड़ा हो गया, यूरोप इनके खिलाफ खड़ा हो गया, हाँ ईरान तो इनके खिलाफ खड़ा ही था। अब इन्होंने देखा कि कोई अब हमारी बात नहीं मान रहा है, तो अब इन्होंने अपना एक यू टर्न लिया है, और अल्लाह करे कि अपने ये उस यू टर्न के ऊपर कायम रहें। हम तो इस बात को, जब तक ये चीजें हो नहीं जाती,
ये डिमांड तो सबकी है भाई, सब तो मान चुके हैं फिलिस्तीन को, कौन नहीं मान चुका। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन में टू स्टेट की बात है, टू स्टेट के खिलाफ तो यही है ना सवाल। तो सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा कोई और नहीं, ये खुद है। आज भी इनका थॉट सिस्टम लगा हुआ है इसराइल के अंदर, इनकी आर्मी बैठकर वहां डिफेंस कर रही है, क्या नाम है, तमाम इंटेलिजेंस। अभी जो इसराइल ने अटैक किया है यमन के ऊपर, उसको पूरी इंटेलिजेंस इन्हीं ने प्रोवाइड की है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल अलग हो गया और छोड़ दिया तो सारा थॉट सिस्टम वहां से मंगा ले, अपनी आर्मी को मंगा ले, वहां से सब शिफ्ट कर दें। तो एक दिन के अंदर इसराइल जो है, इसराइल है क्या विदाउट अमेरिका? कुछ भी नहीं है। तो एक चीज, जी जी शौकत भारती साहब, एक चीज और जो मैं कह रहा था कि क्या ये बात, इस बात का भी डर था जिस तरह से गजा के मामले में इंटरनेशनल जो इदारे थे वो पूरी तरह से फेल हो गए थे, बेनकाब हो गए थे। तो और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात बहुत तेजी से शुरू हो गई थी। तो क्या इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इधर पूरा मिडिल ईस्ट और इधर का पूरा एक हिस्सा और हम अलग थलग पड़ जाएं? क्या इस बात का भी डर था? ये तो बहुत बड़ा प्रेशर था, ब्रिक्स का बनना, न्यू ऑर्डर की बातचीत करना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नई करेंसी की बात आ गई थी कि नई करेंसी जो है हम लोकल उसमें शुरू कर देंगे ट्रेड के अंदर, सारी बातें वो एक पूरी तैयारी इनके वजह से शुरू हो गई। यूनाइटेड नेशन की इमेज खत्म हो गई। एंटोनी गुटेरेस के किसी भी बात को यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया गया। एंटोनी गुटेरेस के खिलाफ जो है, यानी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को क्या नाम है, इजराइल ने कहा मेरे यहाँ घुस नहीं सकते। ये ऐसे नहीं था। तो सवाल ये पैदा होता है, इस वक्त दुनिया के जितने बड़े इदारे थे उनकी इमेज खत्म हो गई थी कि ये सब अमेरिका के इशारे के ऊपर चल रहे हैं और दुनिया के नए दौर की तरफ जाने लगी थी। तो ये तन्हा हो गए, ये अकेले हो गए और इनको मिडिल ईस्ट से बहुत पैसा चाहिए। मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां के ऊपर करता है, पैसा चाहिए। ये समझ लीजिए कि बाल्टी लेके आए हैं गाय को धोने के लिए। अब जाहिर सी बातचीत है कि अगर गाय ये कहती है कि हम दूने नहीं देंगे जब तक तुम हमको पुचकारोगे नहीं कायदे से, वरना हम लात मारेंगे, तो गायों ने लात मारना शुरू कर दिया। तो अब ये पुचकारने आए। अब गाय पुचकार कर तभी दूध जाएगी जब फिलिस्तीन का मसला हल होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि फिलिस्तीन का मसला तमाम अरब ममालिक के लिए मुसीबत बन गया है और सब ये कह रहे हैं कि जितना कत्ल गारतगरी फुरेजी हुआ है वो इस वजह से हुआ है। अगर अरब ममालिक अपनी एयर स्पेस बंद कर देते, इजराइल से रिलेशन कट कर लेते और सारी बातें अगर मतलब, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। तो जाहिर सी बातचीत है कि अब कोई चारा नहीं बचा, या तो मिडिल ईस्ट के अंदर पीस कराओ या फिर लड़ लो और लड़ने के बाद अपने जो मिडिल ईस्ट के बेसेस हैं वो भी यहां से लेके जाओ। तो अब लास्ट ऑप्शन ट्रम्प के लिए ये बचा है कि गजा की पीस को करवा दें और ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लें और उसके बाद जो है अब फर्दर जो है जिस तरह से सपोर्ट करते थे ये सपोर्ट ना करें, टू स्टेट करके इस मसले का हल करा दें। वरना गजा का मसला अगर हल नहीं हुआ तो फिर और ये बीच में पड़े, अब दो रास्ता है, ये बीच में पड़े तो इनके बेसिस के ऊपर भी अटैक होंगे और इजराइल की इतनी हैसियत नहीं कि इनके बगैर लड़ सके, तो इजराइल का वजूद ही खत्म हो जाएगा। अब ट्रम्प के हाथ में है कि इजराइल के वजूद को ही बचा लें, अपने बेसिस को ही बचा लें और यहाँ के ऊपर टू स्टेट की बात करके पीस भी कर लें और ईरान के साथ नेगोशिएशन करने के बाद जो है मिडिल ईस्ट में जंग के बजाय अमन का माहौल पैदा